हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमरजीत कुमार, फिजिक्स टीचर। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर है, और ये जो चैप्टर है वो ऐसा है कि शुरुआत में भी हम इसको पढ़ेंगे और अंत भी 12th का होगा, तो इसको ही पढ़ते रहते हैं, है ना। इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। दूसरी बात यह है कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो एक ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड फेनोमेना, रिलेटेड इवेंट, ये सब चर्चा होगा इसमें। अब ये चार्ज के बारे में पढ़ेंगे तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कभी कभी हम चार्ज को रेस्ट में भी रख सकते हैं, कभी कभी चार्ज को हम यूनिफॉर्म मोशन में भी फॉलो करवा सकते हैं, यानी कि जिसमें एक्सेलरेशन 0 हो, और कभी कभी चार्ज को हम एक्सेलरेटेड मोशन से मूव करवा सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बहुत सारा कैटेगरी है। आउट ऑफ देम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एज ए नेम इंडिकेट, इसका दूसरा भी नाम होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब देख लीजिए, इलेक्ट्रो जो है इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज से रिलेटेड फेनोमेना, और स्टैटिक का मतलब हो जाता है क्या चीज़, रेस्ट। तो डिफिनीशन बहुत ही क्लियर है ना। डिफिनीशन इसका बहुत क्लियर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज विच इज इन रेस्ट। लिख सकते हैं इसको और लिख भी देंगे, है ना। डिफिनीशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक का कि ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म in which we study about charge in rest। charge in rest मतलब that is not moving। ठीक, अब पूरा जो चैप्टर है उसमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमको देना है चार्ज को, और हर जगह चार्ज इन्वॉल्व है। तो व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, और चार्ज होता क्या है, चार्ज के बारे में हम लोग क्या समझेंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट अब हेडिंग लगाइए चार्ज। चार्ज, इसका पहले हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग वन बाय वन इसको क्लियर करेंगे। इसमें दो डिफिनीशन हम अप्रोच करना चाहेंगे। फर्स्ट है इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, या फिर आप कह सकते हो मैटर। इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और मैटर ड्यू टू विच वन बॉडी कैन exert force on another। है ना। इसका दूसरा डिफिनीशन हम लोग देख लें कि इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच प्रोड्यूस एंड कर लो, विच प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अब वन बाय वन हम लोग इसको
समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला डिफिनीशन क्या कह रहा है इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि एक है इट इज़ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ध्यान देना इस वर्ड को, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब होता है खुद का, उसका अपना, यानी गॉड गिफ्टेड है वो, उसको गॉड से मिला है। तो इट इज़ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच वन बॉडी कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर। यानी कि एक ऐसा प्रॉपर्टी है मटेरियल में चार्ज के वजह से कि एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाना स्टार्ट कर देता है ना। तो ये जो है सबसे पहले इसमें थोड़ा सा हम लोग रिव्यू लेते हैं कि थोड़ा 11 का कंसेप्ट हम लोग डील करेंगे, उसके बाद और अच्छा से इसको समझ सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे 11th में ग्रेविटेशन, 11th में भी पढ़े, 8 में भी पढ़े थे कि फोर्स जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर या एजेंट कह सकते हो। दो टाइप्स का फोर्स होता है, एक है कांटेक्ट, एक है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कैमरा देख लेते हैं। एक है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा कौन सा है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। चलिए ध्यान दीजिए, तो नो कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसका नेचर जो होता है एक पुश होता है, पुश मतलब रिपल्सन, और एक पुल है दैट इज अट्रैक्शन, है ना। नेचर तो इसका भी सेम रहेगा क्योंकि फोर्स कोई भी तरह का हो उसका नेचर तो दो ही होता है। अब ध्यान दीजिए, फोर्स दो तरह का बताया गया था। कांटेक्ट फोर्स में होता यह है कि एजेंट और ऑब्जेक्ट के बीच फिजिकल कांटेक्ट होता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स वह होता है कि जो फोर्स लगा रहा है और जिस पर लगाएगा वो दोनों के बीच कोई फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो जैसे मैग्नेट और उसके बाद मैग्नेट यहाँ पे हम रख देते हैं। जैसे मान लो कि ये मैग्नेट है और ये स्मॉल पीस ऑफ आयरन है, तो ये मैग्नेट यहाँ पे है। तो मैग्नेट क्या करता है कि अपने चारों ओर सबसे पहले एक फील्ड क्रिएट कर लेता है, शायद उसको हम लोग बोलते हैं, क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। एक अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लिया और ये आयरन का पीसेज है। जब उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये आता है तो ऑटोमेटिकली ये अट्रैक्ट हो जाता है, किसके द्वारा, मैग्नेट के, टुवर्ड्स मैग्नेट। तो यहाँ पे बात है कि ये फोर्स लगाया, कैसे लगाया। तो सबसे पहले ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट अपने चारों ओर एक फील्ड तैयार किया और वो फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाया। फिर से ये मैग्नेट चारों तरफ फील्ड तैयार किया और फील्ड जो है इसके ऊपर फोर्स लगा करके इसको अट्रैक्ट कर लिया। इसीलिए इसी प्रॉपर्टी के वजह से नॉन कांटेक्ट फोर्स को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज़, फील्ड फोर्स, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, एक्शन एट डिस्टेंस। एक्शन एट डिस्टेंस। फील्ड फोर्स का मतलब क्या है, जो फोर्स लगाने वाला है पहले फील्ड क्रिएट करेगा और फील्ड क्रिएट करने के बाद वो फील्ड जो है फोर्स लगाने का काम करेगा। एक्शन एट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक्शन एट डिस्टेंस का मतलब दूर से ही उसका एक्शन आ जाता है ना। जैसे ये मैग्नेट यहाँ पे है, स्मॉल पीस ऑफ आयरन यहाँ पे है, दूर से ही एक्शन मैग्नेट का हुआ तो ये खींचा हुआ चला आया। तो ये बात है। अब बात आ जाता है कि ये मैग्नेट जो है किस प्रॉपर्टी के वजह से एक फील्ड तैयार किया, है ना, उसमें कुछ होगा जिसकी वजह से वो फील्ड तैयार करता है, तो वो वजह ही चार्ज है ना। तो ये समझ में आया। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट पे। अब ध्यान दीजिए, जैसे ग्रेविटेशन चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। मान लीजिए कि एक मास यहाँ पे m1 था और एक मास यहाँ पे m2 था और ये दोनों के बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r था। तो हम बताते थे कि ये इस पर फोर्स लगा रहा है और ऐसा लगा रहा है कि ये इसको खींचना चाह रहा है, और m2 जो है m1 पे फोर्स लगा रहा है और खींचना चाह रहा है, और वो फोर्स जो है नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का है। नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का है, उसका कैलकुलेशन हम लोग किए थे, Fg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, है ना, ये
यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। तो ये मास क्या है, अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें मास क्या है, तो मास क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच अ फील्ड इज क्रिएटेड एंड फील्ड ड्यू टू विच अ फील्ड इज क्रिएटेड एंड फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर। ठीक उसी तरह से हम लोग चार्ज को भी डिफाइन करेंगे। मतलब बात बहुत क्लियर समझ में आना चाहिए कि मास क्या करता है, ये मास इस पर फोर्स लगा रहा है, ये मास इस पे फोर्स लगा रहा है, तो आखिर कैसे लगा रहा है। नॉन कॉन्टैक्ट है तो पक्का फील्ड तैयार किया होगा, तो मास की वजह से जो फील्ड तैयार होता है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं, और वो फील्ड एक दूसरे से अब इंटरेक्ट होगा। तो ठीक उसी तरह से चार्ज के बारे में है ना, मास जैसे कि कोई मटेरियल का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसी तरह से चार्ज भी किसी मटेरियल का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ना। मास के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड तैयार होता है, तो चार्ज की वजह से भी फील्ड तैयार होगा उसका, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी तैयार हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी तैयार हो जाता है ना। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे। तो मास के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड, चार्ज के वजह से भी फील्ड तैयार हुआ, और वो फील्ड फोर्स लगाने का काम करता है। इसका मतलब अब इसको अप्रोच कीजिए कि इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यहाँ तक क्लियर है, ड्यू टू विच एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाने लगता है। हाँ, अब इसको भी क्लियर कर लीजिएगा कि इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच प्रोड्यूस यानी प्रोड्यूस तो किया, विच प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस भी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको नोट कर लीजिए, आगे हम लोग डील करेंगे अब, है ना। तो यहाँ से हमको बात समझ में आया कि अगर कोई बॉडी पे चार्ज है या किसी बॉडी में चार्ज है ना, तो वो एक पहले फील्ड तैयार करेगा, और वो फील्ड क्या करेगा, फोर्स लगाना। इम्पोर्टेंट पॉइंट एक नोट हम लिख सकते हैं, उसको समझिएगा। नोट क्या है कि चार्ज क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। चार्ज क्या करेगा, तो एक फील्ड तैयार करता है, इसका नाम आगे खुद पे खुद पता चलेगा। और फील्ड फिर क्या करेगा, फोर्स लगाने का काम करेगा। किस पर, अब फोर्स लगा रहा है तो किस पे फोर्स लगाएगा, तो ये दो तरह के बॉडी पे फोर्स लगाएगा। एक न्यूट्रल बॉडी पे, एक कौन सा बॉडी पे, न्यूट्रल बॉडी पे, है ना। न्यूट्रल बॉडी उसको बोलते हैं जिसपे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन से इक्वल अमाउंट में होता है। और एक है जो कि चार्ज बॉडी पे, चार्ज बॉडी पे, है ना। एक चार्ज बॉडी पहले फील्ड क्रिएट करता है, फिर फोर्स लगाता है। अब फोर्स किस पर लगाएगा, तो न्यूट्रल बॉडी पे भी लगाता है और चार्ज बॉडी पे भी लगाता है। तो जो चार्ज बॉडी पे लगाएगा उसका नेचर दोनों होगा, अट्रैक्शन का भी और रिपल्सन का भी। लेकिन जो न्यूट्रल बॉडी पे जो फोर्स लगेगा उसका नेचर ऑलवेज कैसा होगा, अट्रैक्शन का, ऑलवेज अट्रैक्शन का। ऑब्जेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि एक चार्ज बॉडी किस पे फोर्स लगाएगा, तो न्यूट्रल बॉडी पे भी लगाएगा और चार्ज बॉडी पे भी लगाएगा, है ना। एक चार्ज बॉडी हमेशा न्यूट्रल बॉडी को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। एक चार्ज बॉडी को क्या करता है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन, है ना। प्लस प्लस दोनों रहेगा, रिपेल ऑलरेडी प्लस प्लस देखिए रिपेल करेगा, माइनस माइनस रिपेल करेगा, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा और माइनस प्लस अट्रैक्ट करेगा। यहाँ तक हो गया था। अब हम लोग डील करने वाले हैं कि किसी बॉडी पे चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है, यानी कि कोई बॉडी को हम चार्ज बॉडी कहेंगे कैसे, उसके पीछे क्या रीजन है। तो नाउ हेडिंग अब हम लोग लगाएंगे कौन सा, ओरिजिन ऑफ चार्ज, ओरिजिन ऑफ चार्ज, है ना। इसको इलेक्ट्रॉन थ्योरी पे हम लोग प्रूफ बेस्ड है, इसलिए इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैटर, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैटर। कैमरा देख लेते हैं, चलिए ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैटर में अब हम लोग डील करने वाले हैं, इसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री का कंसेप्ट लगने वाला है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा से इसको समझिएगा। तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े हैं कि किसी एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और उसके बाद अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहता है। अब ये न्यूक्लियस क्या है ये समझना है ना, ऐसे ही नॉर्मली बना लिए, करेक्ट फिगर नहीं है। देखिए एटम का स्ट्रक्चर की बात करेंगे, है ना। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज नोन एज न्यूक्लियस, ये जो घर समझ रहे हैं, है ना, इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और जो मेंबर, जो पार्टिकल इसमें रह रहा है उसको न्यूक्लियन बोलते हैं। यहाँ न्यूक्लियन कौन कौन है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है।
हमें पता है ये चीज़ कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है ना, न्यूट्रल पार्टिकल है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि नेगेटिव पार्टिकल है ना। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर। चलिए अब समझते हैं, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन प्रोटॉन पे चार्ज है। अब प्रोटॉन पे चार्ज है तो प्लस है। अब एक प्रोटॉन तो इसमें रहेगा नहीं, हो सकता है एक से ज़्यादा भी रहे, तो अब 2 प्लस चार्ज हो जाता है, या बहुत सारे प्लस चार्ज होगा तो प्लस प्लस तो रिपेल करता है। लेकिन इत्तेफाक देखिए, यहाँ पे प्लस प्लस रिपेल करने के बावजूद यहाँ पे सारे को कंबाइन करके रखा है, तो ये ज़रूर फोर्स का काम होगा। यानी कि इतना रिपल्सन के बाद भी कोई एक ऐसा फोर्स है जो सबको बांध करके रखे हुए है, पक्का वो दुनिया का सबसे मजबूत फोर्स होगा, और इसीलिए उसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है दुनिया का सबसे मजबूत फोर्स। वो करता क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन को बांध के रखता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बांध के रखता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को बांध के रखता है, न्यूक्लियस के अंदर लगता है। इतना बात समझ में आया? बिल्कुल सही। अब जाकर के ये भी हमको कंसेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए कि अगर कोई पार्टिकल किसी के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है एलिप्टिकल पाथ पे या सर्कुलर पाथ पे, तो टुवर्ड्स सेंटर एक फोर्स लगेगा, यहाँ भी लगेगा, है ना। उस फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके किसके बीच में लगेगा? तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच लगेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या दोनों फोर्स एक जैसा है या फिर अमाउंट में कम होगा? तो कहेंगे अमाउंट में कम होगा। जैसे जैसे वैसे आर जो है डिस्टेंस बोलते हैं, है ना। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू जो है कमते चला जाता है। तो हम कहेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो मजबूत है एज कंपेयर टू ये दोनों के बीच में। ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक न्यूट्रल एटम कंसीडर किए हैं। कैसा एटम? न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल बॉडी ही मान लो। ठीक, मानते हैं। ठीक, तो न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल का मतलब होता है जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही नंबर में उसमें प्रोटॉन होना चाहिए। तो बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता चुके हैं, नेगेटिव पार्टिकल है तो माइनस करके लिखे, मान लेते हैं 10। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितना मान लेते हैं? बराबर होना चाहिए। तो नेट चार्ज बताइए इसका कितना हो जाएगा? नेट चार्ज 0। अगर नेट चार्ज 0 है तो यही तो पहचान है न्यूट्रल बॉडी का। बात समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 2 इवेंट कंसीडर करने जा रहे हैं। पहला इवेंट ये है कि हम एक इलेक्ट्रॉन को इससे रिमूव करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? आउटर मोस्ट शेल का निकलेगा, क्योंकि ये दोनों के बीच का फोर्स का स्ट्रेंथ भी कम है। और कैसे निकलेगा? तो बाहर से एक्साइटमेंट देना पड़ेगा। एक्साइटमेंट का मतलब होता है एनर्जी। जैसे ही बाहर से हम लोग एनर्जी देंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाएगा और इतना स्पीड में ये मूव करने लगेगा कि आउटर ऑर्बिट से वो लीव कर जाएगा, छोड़ देगा, और वो इलेक्ट्रॉन का नाम फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो गया किसी भी तरीका से, है ना, तो अब बताइए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बचा? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया, पहले 10 था तो अब -9 बचेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन +10 है। अब बताइए नेट चार्ज इसका कितना है? नेट चार्ज हो जाएगा +1, दैट इज बॉडी बिकम पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू क्या करके? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन हटा है यानी लॉस किया है। दूसरा मान लेते हैं कि किसी अदर एटम का या बॉडी का इलेक्ट्रॉन हटा होगा और इसमें आकर के चिपक गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कितना बचा? 10 था, एक ऐड हो गया, -11। नंबर ऑफ प्रोटॉन बता दो। +10 ही रहेगा क्योंकि इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ हुआ ही नहीं। नेट चार्ज बताइए इसमें कितना हो जाएगा? नेट चार्ज इसमें -1 होगा। दैट इज कह सकते हैं बॉडी बिकम नेगेटिवली चार्ज। बॉडी बिकम नेगेटिवली चार्ज किसके वजह से? कारण क्या है? ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब देखिए दो कंडीशन है बॉडी का चार्ज होने का। अगर कोई बॉडी लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर कोई बॉडी गेन करता है इलेक्ट्रॉन को तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। चार्ज कैसे इलेक्ट्रॉन कैसे रिमूव होगा, बहुत सारे मेथड हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग में हम लोग डील करेंगे। सबसे पहले इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नोट कर लिया, मिटाया जाए। नेक्स्ट, अब कुछ कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि कोई बॉडी कैसे चार्ज हुआ। ये तो पता चल गया कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, इसको एक